आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक आयताकार धारावाही लूप पर बल और बल आघूर्ण की गणना करना। तो इसके लिए देखो, जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मैंने एक आयताकार कुंडली ली है ABCD, जो दो चुंबकीय ध्रुवों N और S के मध्य स्थित है। यहाँ जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो N to S होती हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी, आपको मैं खींच के बता देता हूं, इस तरह से होगी N to S। क्योंकि ये समान चुंबकीय क्षेत्र है तो ध्यान रखें, आप जब चित्र बनाएं तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, इस तरह से। ये दूरी भी, ये जो गैप है ये भी बराबर होना चाहिए समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए। समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और ये कुंडली इस तरह से स्थित है या लूप इस तरह स्थित है कि इसका जो घूर्णन अक्ष है इस पर घूम रही है। ये घूर्णन अक्ष है भाई, ये घूर्णन अक्ष है। ये घूर्णन अक्ष इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं N to S इस तरह से है और इसका जो घूर्णन अक्ष है वो इस तरह से है, अर्थात घूर्णन अक्ष इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और इस आयताकार लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो देखिए ये जो थीटा कोण बना रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं ये कम्यूटेटर बना हुआ है और यहां मैंने एक बैटरी B को संयोजित कर दिया है। अब जैसे ही इस की को लगाएंगे, हम की में प्लग लगाएंगे, वैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब जानते हैं धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, तो धारा तो देखिए इस तरह से जाएगी इसमें, अर्थात A से B की तरफ जाएगी। अब देखिए इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है B और इसमें कोई धारावाही चालक स्थित हो L लंबाई का, ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल होता है चुंबकीय बल F, आप जानते हैं वो क्या होता है, I L × B। ध्यान रखना कि यहां B चुंबकीय क्षेत्र का मान है, L चालक की लंबाई है, I चालक में प्रवाहित धारा का मान है। तो यही चीज यहां आपके काम आएगी। तो आप देखिए इस धारावाही लूप को, जो आयताकार धारावाही लूप है, मैं 4 चालकों से निर्मित मान सकता हूं, चालक AB, BC, CD और DA। तो आप देखिए इसमें धारा I A से B की ओर प्रवाहित हो रही है और अगर इस कुंडली की देखिए जो लंबाई वाली भुजाएं उनको मैं L मान लेता हूं, ये L है, और जो चौड़ाई वाली भुजा है वो क्या मान लेता हूं, B, और ये L होगी फिर इसी तरह, और ये क्या होगी, B होगी। तो आप देखिए भुजा AB की बात करते हैं हम। भुजा AB पर कार्यरत बल भी कौन सा, चुंबकीय बल, और उसको व्यक्त कर रहा हूं मैं F1 से। तो देखिए F1 का मान किसके बराबर होगा, अभी जैसे मैंने बताया था I, इसमें प्रवाहित धारा का मान L × B, यही सूत्र लगाएंगे ना। तो अब आप देखिए I के स्थान पर I लिखूंगा, लंबाई भी मैंने सौभाग्य से L ले लिया है, और क्रॉस B आप जानते हैं ILB sin थीटा n कैप। अब यहां देखिए ILB sin, अब देखिए थीटा अर्थात L और B के बीच का कोण L, अर्थात ये चालक इस तरह से रखा हुआ है इस पर, और चुंबकीय क्षेत्र का है N to S, इस तरह से रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है और चालक इस पर किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। तो ये कोण कितना बन गया, π/2 अर्थात 90। तो थीटा के स्थान पर मैं sin 90 लिखूंगा। n कैप क्या है, लगने वाले बल की दिशा, और आप वेक्टर नियम से जानते हैं, सदिशों के नियम से जानते हैं कि इस चुंबकीय बल F1 की दिशा क्या होगी, L और B के तल के लंबवत। तो देखिए इसकी दिशा मैं अभी बताऊंगा, पहले sin 90 का मान हम जानते हैं 1, तो इसका जो मान हुआ ILB n कैप। अब बात रह गई दिशा कहां होगी। तो देखिए दिशा के लिए
सबसे अच्छा नियम मुझे जो लगता है, आप दाहिने हाथ की हथेली का नंबर 2 जो नियम है, दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 2 क्या कहता है कि भाई चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में अंगूठा को रखिए, उंगलियों को पॉइंट आउट करिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगने वाला, अर्थात हथेली से जिस दिशा में हम धक्का देंगे ना, वो दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा। तो देखिए चालक में प्रवाहित दिशा ए से बी, तो मैं दाहिने हाथ के अंगूठे को यहां लेके आ रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मेरी उंगलियां हैं क्योंकि N2S है। देखिए तो बल कहां लगेगा, इनटू द बोर्ड, अर्थात लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर लगेगा। तो देखिए मैं मान लेता हूं जैसे ये मध्य देश का यहां, तो लंबवत अंदर की ओर, अब चूंकि मैं लंबवत अंदर की ओर तो कुछ दिखा नहीं सकता, तो इसके लिए जो F1 है वो इस तरह से लगा दिया और इसकी दिशा ये है। आप जानते हैं क्रॉस का निशान का मतलब होता है इनटू द बोर्ड, तो इस जगह पर F1 जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, इनटू द बोर्ड। बात आई समझ में। तो F1 की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से, आप लिख लेना इस बात को, F1 की दिशा दाहिने हाथ के हथेली के नियमानुसार लंबवत अंदर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब देखिए दूसरी भुजा पर आइए, अब भुजा कौन सी आ गई, BC, तो भुजा BC पर लगने वाला बल, कार्यरत चुंबकीय बल। सूत्र वही लगेगा भाई, तो F2 बराबर प्रवाहित धारा I, देखिए L क्रॉस B, अर्थात चालक की लंबाई। अब देखिए चालक जो BC में ले रहा हूं, BC की लंबाई कितनी है, B, ध्यान रखना, तो B क्रॉस B अर्थात IBB साइन थीटा एन कैप। अब ये दिशा कहां होगी, अब देखिए इसकी दिशा के लिए, अब चूंकि थीटा ही है, ध्यान रखना ये थीटा कितना है, थीटा ही अब π/2 नहीं है, क्योंकि BC भुजा चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा, इसलिए मैंने साइन थीटा के स्थान पर साइन थीटा ही लिखा है। बात रही एन कैप की दिशा कहां होगी। अब देखिए अंगूठे को कीजिए इस तरह से, भाई अंगूठे को मैं कर रहा हूं प्रवाहित धारा की दिशा में, धारा इस तरह से जा रही है, भाई इस तरह से ही जा रही है ना, तो देखिए धारा की दिशा में मेरा अंगूठा दाहिने हाथ का, उंगलियां कहां जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरह से, तो हथेली कहां पुश करेगी, नीचे की ओर, अर्थात जो घूर्णन अक्ष वाली जो लाइन आपको दिख रही है इस पर, यहां से इस जगह से यहां तक इस दिशा में F2 कार्य करेगा। ध्यान रखना भाई F2 कहां होगा, घूर्णन अक्ष के बिल्कुल, घूर्णन अक्ष की दिशा में लंबवत नीचे की ओर, तो F2 की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश लंबवत नीचे की ओर। अब आ जाइए CD भुजा पर, तो भुजा CD पर कार्यरत बल, तो देखिए ये F3 होगा, और आप समझी गए IL क्रॉस B, चूंकि आयताकार है तो जब ये AB लंबाई L मैंने मानी है तो CD भी लंबाई क्या होगी, L होगी, तो IL क्रॉस B उसी तरह, तो देखिए ILB साइन 90, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है एन कैप, तो ये हो जाएगा ILB एन कैप। और चूंकि इसमें धारा की दिशा A से B की ओर है और इसमें C से D की ओर है, इस तरह से धारा आ रही है, तो सीधी सी बात है इसमें लंबवत अंदर की ओर लगा था, तो इसमें कहां लगेगा, लंबवत ऊपर की ओर। देखिए इसमें इनटू द बोर्ड और इसमें आउट ऑफ द बोर्ड, तो देखिए इस जगह पे F3 कहां लग रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरह से। तो आउट ऑफ द बोर्ड के लिए जैसे मैं
F3 यहाँ लिख देता हूं और आप जानते हैं डॉट का निशान होता है, तो F3 कहाँ लग रहा है, लंबवत ऊपर की ओर, और F1 इनटू द बोर्ड। इसी तरह आप DA पर आ जाइए, पहले इसको लिख देता हूं, F3 की दिशा तल की लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। देखिए इनको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, हमेशा जहां क्रॉस वाला स्थिति हो, अर्थात सदिश गुणनफल, जो सदिश गुणनफल वाली बात होती है, तो जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी जो निकलता है, उसकी जो दिशा क्या होगी, L और B दोनों के तल के लंबवत। अब देखिए B इधर है, B N2S इस तरह से है ना भाई, और चालक इस तरह से रखा हुआ है, तो इन दोनों के लंबवत क्या होगी। अब देखिए ये तो x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, सीधी सी बात है ना। तो अब जो परिणामी बल लगेगा AB और CD पर, या तो z अक्ष की ओर होगा प्लस वाले की, या माइनस z। तो जैसे इस पर माइनस z अक्ष की दिशा में लगा हुआ था, तो इस दिशा में कहां लगेगा, CD वाली भुजा पर कहां लगेगा, प्लस z अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो सीधी सी बात है, x अक्ष की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र था, y अक्ष की डायरेक्शन में ये चालक रखे हुए थे, जो भुजाएं AB और CD। तो जो परिणामी बल लगेगा वो इनटू द बोर्ड होगा या आउट ऑफ द बोर्ड होगा। तो अब इसी तरह भाई भुजा DA पर, तो भुजा DA पर कार्यरत बल, और वो होगा F4, तो मैं यहां लिख देता हूं F4 बराबर होगा IBB। ध्यान रखना ILB साइन थीटा इन कैप होता है। तो L क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर AD की कितनी है, B, तो IB, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा, क्योंकि ये भी थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण ही है भाई। ठीक है, तो एन कैप। अब एन कैप वाली मामला क्या है, अर्थात B और B इन दोनों के तल के लंबवत कौन सी दिशा है, तो इसमें जैसे ये नीचे की ओर था, तो इनकी केवल धारा की दिशा ही तो बदली है, तो ये क्या होगा, इस तरह से भाई लंबवत ऊपर की ओर, ये हो जाएगा F4। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए भाई, देखिए F2 और F4 पर निगाह डालिए आप। F2 कहां लगा हुआ है भाई, F2 का मान देखिए पहले आप, F2 का मान यहां देखिए IBB साइन थीटा एन कैप, और F4 का मान देखना IBB साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड F4 आर सेम, F2 और F4 के परिमाण बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के लिए चित्र देखना पड़ेगा भाई। डायरेक्शन आप देखिए, F2 कहां है, घूर्णन अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, और F4 कहां है, घूर्णन अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, अर्थात डायरेक्शंस आर अपोजिट, परिणाम में बराबर हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, और अक्ष भी एक ही है, अर्थात एक ही अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा F2 और F4 का, दे विल कैंसिल ईच अदर, अर्थात वे दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो सीधी सी बात क्या हुई कि इस आयताकार लूप पर इस समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, किसके कारण लगेगा भाई, F1 और F3 के। अब आप ये भी कह सकते हैं सर इस बात को कहने से पहले F1 और F3 को देख तो लो। हाँ देख भी लेते हैं भाई। F1 का मान क्या है, ILB एन कैप, F3 का मान क्या है, ILB। अरे ये भी बराबर है भाई। हम तो बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ये तो F1 और F3 भी बराबर हैं। दिशा भी देखिए, दिशा भी विपरीत है भाई, ये भी काम बन गया, क्योंकि ये तो लंबवत अंदर की ओर है और F3 कहां है, ऊपर की ओर। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे बंधु। क्यों नहीं करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुना आपने। F2 और F4 एक ही अक्ष के अनुदिश थे, क्या F1 और F3 भी एक ही अक्ष के अनुदिश हैं? नहीं है, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। देखिए कैसे नहीं है, आप देखिए इसके अनुदिश देखिए, एक ही क्रिया रेखा नहीं है इनकी। इसकी क्रिया रेखा देखिए आप F1 की, कहां जा रही है, बिल्कुल यहां। इसमें क्या ये नहीं है, इनके बीच में तो एंगल थीटा बन रहा है भाई।
तो F1 और F3 परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है अर्थात जिस बिंदु पर ये कार्य कर रहे हैं F1 और F3 वो एक ही क्रिया रेखा में नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर ये निरस्त नहीं करेंगे और क्या लगाएंगे, बल आघूर्ण। क्यों देखिए ये बल क्या करेगा, इस ए बी भुजा को अंदर की ओर दबाएगा और ये क्या करेगा, इसको बाहर की ओर खींचेगा। तो इस तरह से ये कुंडली रोटेट करेगी, इस तरह से, ठीक है, किस तरह से करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। और ये क्या है, इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगी, रोटेट करेगी, किसके कारण, इस बल युग्म के कारण अर्थात बल आघूर्ण के कारण। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बल आघूर्ण का मान कितना है पड़ेगा। तो देखिए अब मैंने बोर्ड साफ कर दिया है और आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं अब तक जो मैंने कुछ बताया उसकी संक्षेप में समरी आपको बता देता हूं। तो मैंने अब तक क्या बताया कि जब कोई आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो जैसे ये कुंडली थी ए बी सी और डी, इसमें अगर धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही थी आई, तो हमने देखा विश्लेषण से कि जो चौड़ाई वाली जो दोनों भुजाएं थी इन पर बल लग रहा था F2 लंबवत नीचे की ओर और F4 लंबवत ऊपर की ओर, और दोनों ही बल F2 और F4 घूर्णन अक्ष के बिल्कुल अनुदिश लग रहे थे, अर्थात इनकी जो क्रिया रेखा थी वो एक थी, अर्थात ये संरेख थे। इस कारण परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया था। लेकिन जैसा हमने देखा था कि इस पर तो बल कार्य कर रहा था F1 वो कहाँ था, इनटू द बोर्ड था अंदर, और F3 कहाँ था, आउट ऑफ द बोर्ड था। लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं एक नहीं थी, अर्थात ये दोनों F1 और F3 संरेख नहीं थे। इस कारण परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने के बावजूद ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पा रहे थे और इन दोनों के कारण इस आयताकार लूप पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य कर रहा था और उसी की गणना अब हम करेंगे। तो देखिए वही जैसे ये भुजा थी इस पर बल F1 इनटू द बोर्ड कार्य, अब चूंकि इनटू द बोर्ड में नहीं बना सकता इसलिए आप इसको यही समझिए कि ये कहाँ है, इनटू द बोर्ड अंदर की ओर F1, ठीक है, इनटू द बोर्ड। और इस पर जो बल कार्य कर रहा था इस पूरी भुजा पर क्या था भाई, ध्यान रखना इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, डीसी भुजा या सीडी भुजा पर कहा था आउट ऑफ द बोर्ड। अब चूंकि आउट ऑफ द बोर्ड में इस तरह से था वो, तो इस तरह से मैं बना नहीं सकता, तो इसलिए मैं F3 को ऐसे बना रहा हूं भाई आपको समझाने की दृष्टि से। आउट ऑफ द बोर्ड ये F3 है भाई, और आउट ऑफ द बोर्ड के लिए हम जानते हैं इस तरह से डॉट लगा देते हैं कोष्टक में, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द बोर्ड थी। अब इन दोनों बलों F1 और F3 के कारण जो बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण कार्य कर रहा है भुजा इस आयताकार लूप पर, तो उसकी गणना के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। आप याद करें बल आघूर्ण कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। अब देखिए यहां बल आघूर्ण जो लग रहा है दो बलों के कारण लग रहा है, एक तो F1 के कारण और एक F3। तो देखो दोनों के कारण मैं लिख रहा हूं। देखिए बल आघूर्ण को टो से व्यक्त करते हैं, तो देखिए बल के रूप में मैंने F1 लिया इनटू क्रिया रेखा से, बल की क्रिया रेखा। अब देखिए बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबाई, अब देखो इसकी क्रिया रेखा F1 की क्या है, यही तो है ए बी के अनुदिश, सॉरी किसके अनुदिश, ए बी के अनुदिश। तो देखिए ये बल की क्रिया रेखा हो गई। तो बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबाई, और घूर्णन अक्ष यही है ना भाई, ये मैंने आपको बताया ही था पहले भी, ये क्या है घूर्णन अक्ष। तो देखो बल तो मैंने F1 लिख ही दिया, तो बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी यही होगी ना भाई, और इसको मैं T मान लेता हूं, ये O मान लेता हूं। तो बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, OT, क्या हो जाएगी, OT।
इसी तरह भाई प्लस दूसरा बल क्या है F3 और इसके कारण अब देखिए इसकी क्रिया रेखा भी F3 की इसी भुजा CD के अंदिश है, तो इसकी क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है इसकी घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, और ये लंबवत दूरी हुई कौन सी OL, इसको L मान लेता हूं OL। अब देखिए भाई F1 का मान आप जान ही चुके हैं ILB, यही था ना भाई। अब इसका मापांक ले रहे हैं एन कैप, वो तो दिशा तो कोई बात ही नहीं, अब इसका केवल मैं परिमाण ले रहा हूं, तो ILB इंटू OT। अब OT का मान निकालिए, देखिए भाई BC भुजा की पूरी लंबाई क्या थी B, टोटल क्या थी B। अब देखिए तो OB कितनी रह जाएगी B/2, ध्यान रखना, तो ये भी OC भी कितनी हो जाएगी B/2, ध्यान रखना इस बात को, यहां से लेके यहां तक ये B/2 और ये भी B/2 हो जाएगी। ये कोण क्या था भाई, देखियो ये जो कोण बन रहा था चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी B, इसी तरह कहीं भी आप बना लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी B। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बन रहा था थीटा, ये कोण भी क्या था थीटा। तो अब देखिए जब ये इस लाइन को देखिए आप ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन क्या एक दूसरे के समांतर नहीं है? तो जब ये थीटा कोण है तो ये कोण भी क्या होगा थीटा, एकांतर कोण होने के कारण। इसको ढंग से मैं बना देता हूं, ये कोण भी क्या होगा थीटा। तो अब देखिए इसमें से OT निकालना है, अर्थात आधार निकालना है, और आधार आप जानते हैं क्या होता है कर्ण गुणा कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाता है कर्ण इंटू कॉस थीटा, याद रखें आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा OB, और OB का मतलब B/2 कॉस थीटा, ठीक है। तो OT का मान क्या हो जाएगा B/2 कॉस थीटा प्लस F3 का मान भी आप रिवर्स करके वीडियो देख लें, ILB था, यही था ना भाई OL। अब OL का भी मान इसी तरह से निकालिए, देखिए OL जब ये थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए भाई, बात आ गई ना, चाहे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एकांतर कोण कैसे भी कर लीजिए। तो देखिए ये भी आधार हो गया, तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा OC, और OC कितनी है B/2। देखिए इसमें मैं चलो एक निकाल के, समकोण त्रिभुज OLC में, समकोण त्रिभुज OLC में देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऐसे ही ना। तो आधार क्या है हमारा OL बटे कर्ण OC, ऐसे ही ना। तो कॉस थीटा बराबर OL का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, OC लेके C तक, देखिए BC B थी तो ये आधी है इसकी, तो B/2, तो OL B/2 कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो OL का मान भी क्या आ जाएगा B/2 कॉस थीटा। अब आप सोचिए ये तो पूरा का पूरा एक जैसा हो गया ना, देखिए ILB और ये B भी है और ये कॉस थीटा, तो देखिए यहां से हाफ और यहां से भी बचा हाफ। आप जानते हैं आधा आधा मिलके पूरा, तो ये पूरी स्थिति क्या बन गई भाई IL, और देखिए L के साथ में B लिख देता हूं, पहले इस B को हटा के, पहले छोटा भाई, पहले छोटे बच्चे आने चाहिए ना, तो स्मॉल B आ रही है, फिर कैपिटल B आएगी भाई, और फिर कॉस थीटा, यही है ना। अब इसको ध्यान से देखिए भाई, आप समझी गए होंगे, लंबाई और B क्या थी चौड़ाई। लंबाई क्या मानी थी मैंने आयताकार लूप की लंबाई थी, और B चौड़ाई थी, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, अर्थात इस आयताकार लूप का क्षेत्रफल। तो LB बराबर क्या होगा आयताकार कुंडली कहें लूप कहें एक ही बात है भाई, कुंडली के तल का क्षेत्रफल, और इसको A से एरिया व्यक्त कर रहे हैं भाई, इसलिए बल आघूर्ण हो जाएगा IA, इसके स्थान पर LB के स्थान पर क्या लिख रहा हूं A, फिर B कॉस थीटा, समीकरण 1 मान लेता हूं।
अब यहां देखिए जब क्षेत्रफल की बात चलती है, अब की साल आपने बहुत पढ़ा है क्षेत्रफल सदिश, तो आप देखिए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, ये कुंडली का तल है, ये लंबाई है भाई, ये इसकी चौड़ाई है, ये बी, ठीक है, इसी तरह बी सी भी बी है, ये भी एल है। तो अब देखिए इसका तल का क्षेत्रफल सदिश में क्या मान लेता हूं, ए, ठीक है। अब हम जानते हैं तल का क्षेत्रफल जो सदिश होता है तो वो तो तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है। देखिए इस तरह से इस कुंडली का तल है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड, लंबवत बाहर की ओर होगी। तो अब देखिए मैं क्या मान लेता हूं कि क्षेत्रफल सदिश, ये जो क्षेत्रफल सदिश है चुंबकीय क्षेत्र के साथ अगर फाई कोण बना रहा है, किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो देखिए ये जो कोण बन रहा है वो क्या हो, फाई हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो मैं इसको लिख देता हूं भाई, यदि क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण, थीटा नहीं, थीटा तो पहले मान चुका हूं मैं, फाई, चलो फाई मान लेता हूं, फाई कोण बनाता है, बना रहा है। तो देखिए मैं, अब मुझे चुंबकीय क्षेत्र में और क्षेत्रफल सदिश खींचना है, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश में खींच देता हूं इस तरह से, ये क्योंकि वो ये भी थीटा कोण पे होगा, ये क्षेत्रफल सदिश ए हो और ये चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये है ना भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइन तो है ही, इसके साथ ये क्या कोण बना रहा हो, फाई। आप यूं मत सोचना सर ये तो क्रिया रेखा रे, ऐसे ही तो है N2S चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके साथ ये कोण ऊपर वाला नहीं, ये कोण यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक कोण फाई हो। तो आप मुझे सोच कर बताइए थीटा प्लस फाई कितना होगा, 90। क्यों होगा, अरे तल के साथ तो क्षेत्रफल सदिश कितने का कोण बनाता है, 90 का। आप देखिए कंफ्यूजन की स्थिति कहां बन सकती है, क्योंकि भाई तल, जो कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, जीरो कोण नहीं बना रहा है। जीरो कोण बनाता है तो सीधे सीधे फाई के बराबर ही 90 लिख देता मैं, ठीक है। तो अब ये थीटा कोण बना रहा है तो टोटल, अब देखिए इस लाइन को देखिए, बीसी लाइन को देखिए, आप ध्यान से मेरे साथ साथ लाइन को देखते जाइए, बीसी लाइन को देखिए, तो ये क्षेत्रफल सदिश ये जो आपको दिख रहा है क्या बीसी लाइन के लंबवत नहीं है, तल के लंबवत तो होता ही है ना। तो थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, 90 होगा। अतः थीटा प्लस फाई बराबर 90। अब आप सोच रहे हो ये क्यों लिखा था, अरे भाई हमने कोई अच्छे काम के लिए थोड़ी लिखा था ये, इस थीटा को रिप्लेस करना है मुझे, तो थीटा को रिप्लेस करना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। तो लिख दीजिए ना, तो बल आघूर्ण बराबर आई ए बी कॉस 90 माइनस फाई। अब तो आप जानते ही हैं 90 माइनस थीटा कॉस में क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई ए बी साइन फाई। और ये समीकरण 2, ये समीकरण कब आया है भाई, जब मैंने क्या माना है कि ये आयताकार लूप, जो कुंडली मानी थी मैंने आयताकार एबीसीडी, इसमें एक ही फेरा है, एक ही तांबे के तार से निर्मित है भाई, जो विद्युत रोधी तांबे का तार है वो उसका एक ही फेरा है। पर क्या कुंडली एक फेरे से बनती है, नहीं बनती है। तो मान लेता हूं इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो इसके लिए मैं चलो साफ करके ऊपर ही लिख देता हूं इसको। तो देखिए मैंने ये नीचे का जो समीकरण था, समीकरण 2, इसको यहां लिख दिया है भाई। अब क्या मान के चल रहा हूं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों से तात्पर्य कुंडली में तांबे के तार की जो चक्कर हैं, टर्न्स हैं, n है, तब कुल जो बलागुण होगा वो हो जाएगा एन आई ए बी साइन फाई। और अब आप एन आई ए को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है।
परंतु हम जानते हैं कि m बराबर अर्थात चुंबकीय बल आघूर्ण, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, NIA के। इसलिए NIE के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, m, तो MB sin फाई, ये अदिश रूप है भाई। इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं, वेक्टर रूप में, तो ये सदिश रूप में कैसे लिखेंगे भाई, सदिश रूप में बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, M क्रॉस B। ये समीकरण 3। देखिए ये समीकरण 3 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। और इसी कारण बंधु मैंने पूरा चित्र बनाया था, इसमें यहां को कम्यूटेटर भी जोड़ा था और कम्यूटेटर से मैंने ब्रुश भी जोड़ी थी, तब जाके बैटरी उसमें लगाई थी। तो वो संपूर्ण चित्र किसका था, विद्युत मोटर का। अर्थात विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे कार्य करती है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए केस 1 क्या हो सकता है कि यदि फाई बराबर 0 हो, इसका मतलब क्या है कि कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है, तल के जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या प्रति समांतर हो। समांतर हो तो थीटा बराबर फाई बराबर 0 हो जाएगा, या क्या हो, फाई बराबर पाई हो अर्थात 180 हो। प्रति समांतर की स्थिति में क्या होता है, पाई होता है। तो दोनों ही स्थितियों में हम जानते हैं कि साइन 0 और साइन पाई का मान क्या होता है, 0। और उस स्थिति में कुंडली पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे सर जब बल आघूर्ण का मान ही 0 हो गया तो कुंडली घूर्णन कैसे करती है। अरे यार सोचो, जब कुंडली का तल उसके लंबवत होता है तो अधिकतम बल आघूर्ण, जो अभी मैं बताऊंगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। कुंडली रोटेट करेगी वामावर्त दिशा में इस तरह से, क्योंकि इस पर इनटू द बोर्ड है और इस पर F3 का है, आउट ऑफ द बोर्ड। तो कुंडली इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी, और जैसे ही समांतर आएगी तो बल आघूर्ण तो 0 हो जाएगा। लेकिन जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, अर्थात जड़त्व के कारण वो इस टाउ बराबर 0 को पार कर जाएगी और पुनः जैसे ही किसी एंगल पर आएगी उस पर पुनः बल आघूर्ण कार्य करने लग जाएगा, और इस कारण कुंडली अपने अक्ष पर वामावर्त दिशा में सतत रूप से घूर्णन करती रहेगी। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। केस नंबर 2 क्या, दोबारा करूंगा, रुक एक सेकेंड। तो देखिए स्थिति 2 क्या हो सकती है कि यदि फाई बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है, तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो हम जानते हैं कि साइन 90 का मान क्या होता है, अधिकतम 1 होता है। इसलिए उस स्थिति में चुंबकीय बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, MB के बराबर, या कहें इस सूत्र से NIAB के बराबर, NIAB के बराबर कार्य करेगा। और जो अधिकतम मान है